ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि मोल ज्ञात करने के लिए पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, क्या होती है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसमें क्या होते हैं, अणुओं की जो संख्या होती है वह 6.022 × 10⁻23। ये देखिए बताया गया था। ठीक है। अब जैसे कहीं अगर प्राइवेट वाली बुक पढ़ते हैं, कहीं ढेर सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो कहीं भी ये दिया जाता है 6.023 × 10⁻23 एनसीईआरटी का जो बुक है। ठीक है। और एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी का बुक है वो, तो उसके अनुसार एक मोल में क्या होता है 6.022 × 10⁻23। बात समझ में आ गया। तो कहीं भी यदि मान लिया ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 6.023 × 10⁻23, ठीक है, तो वो भी सही है। और यदि यह दिया हुआ है ऑप्शन में कि 6.022 × 10⁻23, तो यही सही है। यानी एनसीईआरटी के अनुसार से हम जब भी लिखेंगे तो एनसीईआरटी, क्योंकि यह बिल्कुल प्रमाणिक है कि जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया उसी को याद भी करना है और उसी को समझना है। बात समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी के अनुसार क्या हो गया कि एक मोल क्या हो गया, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु अणुओं की जो संख्या होती है वह 6.022 × 10⁻23 होती है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये क्या हो गया था कि हम लोगों ने किया था कि मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इस पे हम लोगों ने सवाल भी, कुछ क्वेश्चंस भी कैलकुलेट किए थे। तो उसमें क्या था, जितना मान लिया था कि 100 ग्राम चीनी में चीनी के अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। क्या करना था, 100 ग्राम चीनी में चीनी के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो हमेशा क्या रहता, मास ग्राम में रखना है। मास को क्या रखा, 100 ग्राम रख दिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स में इस संख्या से यानी अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसकी अणुओं की संख्या पता चल जाती है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि मोल्स बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीन चीजों में रेशियो दिखाई दे रहा है। तीन चीजें हैं, मोल है, मास है, मॉलिक्यूलर वेट है। क्या क्या है, मोल है, मास है, मॉलिक्यूलर वेट है। इन तीनों में कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकाल सकते हैं। यदि क्या दिया हो, मास दिया हो, मोल दिया हुआ हो, किसी का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हैं। यदि मॉलिक्यूलर वेट और मोल दिया है तो मास भी निकाल सकते हैं। और क्या हो गया, और ये दोनों दिया है तो ये दोनों आप निकाल ही सकते हैं। बात समझ में? तो तीन चीजों में रिलेशन है, इन तीनों में पक्षांतर करके आप आसानी से सवाल को क्या करते सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट? तो हम लोगों ने पढ़ा एक मोल क्या होगा, एक पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। अब जरा देखिए, यदि गैसीय पदार्थ है, क्या है, गैसीय पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, गैस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है। तो गैसीय पदार्थ है तो उसके मोलों की संख्या के लिए क्या होता है, वॉल्यूम। अब ये देखिए, जब वॉल्यूम लिखेंगे तो हमेशा लीटर में रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे तो हमेशा लीटर रखेंगे अपॉन 22.4। बात समझ में आ गया। अब अगर कोई गैसीय पदार्थ दिया हुआ हो तो उसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसमें क्या है, तब इसको थोड़ा सा इसको हम छोड़ के यहां बात करें तो दूसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, मोल बराबर होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4। क्या हो जाएगा, अभी मत लिखिए, वॉल्यूम क्या हो गया, मोल्स बराबर हो गया वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 10 लीटर क्या है, CO2 है। 10 लीटर क्या है, CO2 है। इसके अणुओं की संख्या ज्ञात करिए या मोल की संख्या ज्ञात करिए। बात समझ में आया? क्या क्वेश्चन आपको मिला कि 10 लीटर CO2 क्या है, 10 लीटर CO2, और हमेशा याद रखेंगे कि ये NTP पर रहेगा। बात समझ में आया, NTP पर रहेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, तो क्या करेंगे, 10 लीटर CO2 का में अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
मोल्स, और मोल्स का फार्मूला आ गया, जब आयतन दिया हो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में लीटर, यानी कि 10/22.4। बात समझ में आया। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो कितना मोल्स आ जाएगा, ये हल करेंगे तो कितना मोल्स आएगा, हल करेंगे तो सीधे क्या 5 से काट देंगे, ये 5 हो जाएगा, 11.4 हो जाएगा। ठीक है, इसको और कर देंगे, इसको कर दिया जाए तो 10.5 उसके आसपास आएगा, इसी के आसपास 10 ये लगभग आएगा 0.4 के आसपास। ठीक है, तो बात समझ में आया। जो 0.4 आया, यह क्या आया, मोल्स आया, क्या आया, मोल्स आया, 0.4 मोल है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक मोल में जो अणुओं की जो संख्या होती है वह 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। बात समझ में आया। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या का हो जाएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें, 10 लीटर में, किसका, CO2 का। तो आपने नहीं कहा, समझने की कोशिश किया, समझा कि यदि गैसीय पदार्थ है, क्या है, गैसीय पदार्थ है, तो उसके अणुओं की संख्या निकालने के लिए तो सबसे पहले कहीं भी अणु परमाणु की संख्या अगर दी हुई है तो कहीं भी हमको कैलकुलेट करना, निकालना है तो सबसे पहले मोल निकालना ही पड़ेगा। बिना मोल की संख्या कैलकुलेट किए आप उसके अणुओं या परमाणु की संख्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करता है, प्रश्न था आप लोगों के पास, क्वेश्चन था कि 10 लीटर CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। क्या करें, CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो वही बताया कि सबसे पहले मोल निकालना है। तो मोल निकालना तो क्या करेंगे, मोल बराबर क्या हो गया, हमने बताया जब आयतन दिया हो तो क्या करेंगे, आयतन रख देंगे और 22.4 रख देंगे और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मोल्स, 0.4 मोल्स। अब जब 0.4 मोल्स आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, हम चूंकि जानते हैं कि एक मोल में जो अणुओं की जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, तो 10.4 से इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.4 में करेंगे कितना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो आयतन दिया हो तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। एक और चीज समझना आपको, जैसे मान लिखा है कि 15 लीटर, किस पे एनटीपी जरूर दिया रहेगा, एनटीपी या एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और ताप की कंडीशन में जब ये दिया रहेगा तभी हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब क्या हो, दे दे कि 15 लीटर क्या होगा, अमोनिया है, क्या 15 लीटर अमोनिया में अमोनिया के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या दिया, 15 लीटर अमोनिया है तो उसमें अमोनिया के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो फिर वही काम, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे, इससे 15 लीटर है तो 15/22.4 तो मोल आ जाएगा, और जितना मोल आएगा उसकी संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक तरह से और समझ लीजिए, जैसे कहे कि 100 लीटर क्या है, मीथेन गैस है, CH4 है, क्या है, 100 लीटर मीथेन है, तो उसमें मीथेन की अणुओं की गणना करें तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से उसकी गणना कर सकते हैं। हम क्या दिया, आयतन दिया हो, लेकिन हमेशा याद रहे जब गैसीय पदार्थ की बात होगी तो क्या करेंगे, तभी आयतन की बात करें, आयतन दिया जाएगा साफ करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई गैसीय पदार्थ है, गैसियस स्टेट में पाया जाने वाला है, तो चाहे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, वो भी कैलकुलेट कर देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कहा कि 50 लीटर किसका, अमोनिया, क्या है, 50 लीटर क्या है, अमोनिया है, इसके क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्लियर हो गया। तो फिर वही क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी सीधे यहाँ 50
अपॉन 22.4, इसे कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स में अवगाह्य संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है। एक और चीज समझने वाली बात है, यानी कि क्या हो, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऊपर देख ले तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम रोक देते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, मास, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और 22.4, इन चार चीजों में ये सब क्या है, मोल को नहीं प्रदर्शित करते हैं। हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था, मोल बराबर मास में मॉलिक्यूलर वेट, और ये मास हमेशा क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब इसको हम ये करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं, मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम है, मास है, मॉलिक्यूलर वेट है और वॉल्यूम है। अब अगर कहा जाए कि 10 लीटर ये हो गया, ये 50, चलिए 85 की बात करते हैं कि 50 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के भार की गणना करिए। 50 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करना है, भार की गणना करना है। बात समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे इसमें संबंध हम लोग चर्चा करेंगे। 50 लीटर है तो लीटर के जगह क्या रख देंगे, 50 रख देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 44। तो यहाँ उससे क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो मास हमको ग्राम में आ जाएगा। फिर एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे क्या है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मास ग्राम में है, मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम है। ठीक है। तो अब हमने बताया कि कोई गैसीय पदार्थ का अगर आयतन दिया हो और उसका भार की बात कर रहा हो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जैसे मालूम बताया गया था कि 50 लीटर क्या है, CO2 है, क्या है, 50 लीटर CO2 है, तो उसके भार की गणना करेंगे तो हो जाएगा आपको आसानी से। 50 यहाँ पे हो जाए, ये मॉलिक्यूलर वेट CO2 का निकाल ही देंगे 44, यहाँ कर लेंगे, ये मास आपको आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? या इसी को अगर दे क्या कहे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप आसानी से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। एक और भी चीज है, एक और तीसरा फार्मूला है मोल के लिए, उसमें ये है कि जब अणुओं की संख्या दिया हो, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, क्या दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो उसमें यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अपान हो जाएगा 6.022 into 10⁻23। बात समझ में आया? ये तीसरा फार्मूला है मोल कैलकुलेट करने के लिए। मोल क्या करेंगे, जब अणुओं की संख्या दिया हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। बात समझ में आया? तो इस फार्मूले में उपयोग करेंगे नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई पदार्थ है जिस, मान लीजिए क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 30 गुणे 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, इतने अणु है। कितने अणु है, 30 × 10⁻23 इतने अणु है। तो इसके क्या करिए, इसके आयतन की गणना करिए, आयतन की गणना कर सकते हैं, इसके भार की भी गणना कर सकते हैं। तो बात समझ में आया? अब कैसे करेंगे, तो मान लीजिए अगर दिया इतना, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। जैसे एक बात हुई तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोल बराबर, मोल इक्वल टू, ये अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स ये है 3 × 10⁻23, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 6 × 23, ये अपने पास फार्मूला है। ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बचे 30, लगभग 5 बार में कट जाएगा। तो कितना जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, लगभग ये 5 मोल आ गया। कितना आया, 5 मोल। बात समझ में आया? अब इसका चाहे अणुओं की संख्या क्या करें, चाहे आयतन की बात करें या अणुओं की संख्या की बात करें या उसके भार की गणना करें, तो हम कोई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही है 5 मोल है, तो अगर हम क्या करें, उसके आयतन की बात करें, तो ये फार्मूला उपयोग करेंगे, ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 मोल है, इसके एक पहली बार हम क्या किया, हमने मोल की गणना किया। दूसरे बार हम करेंगे कि
अब इसका देखिए तुलना करेंगे कि हम जानते हैं सिंस एक मोल का आयतन कितना होता है 22, यही तो हम लोग पढ़ा है, यही तो देखिए यहां पे है, इसका तुलना कर सकते हैं, लिखा गया है सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, कितना 1 मोल के लिए ये हो जाता है 22.4, इसलिए 5 मोल के लिए क्या होगा, 5 मोल का जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 5। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में आ जाएगा उसका आयतन। बात समझ में आ गया कि नहीं? जैसे कहा गया, प्रश्न बताया गया कि इतना अणुओं की संख्या दिया हो, मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो उसके आयतन की गणना करें, तो आयतन की गणना इससे आप कर सकते हैं, इसके भार की भी गणना कर सकते हैं। यह दिया है कि इतने मोल क्या करेंगे, CO2 के अणुओं के भार की गणना करेंगे, अणु क्या करेंगे, भार की गणना करेंगे। तो फिर वही काम, पहले ही फार्मूला नंबर 1 3 का उपयोग करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हाथ देंगे, मोल बराबर है मास पर मॉलिक्यूलर वेट, मोल बराबर कितना है, मास पर मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास क्या आया, मोल आया, हमारे पास क्या आया, मोल। तो नंबर ऑफ मोल यहां रख देंगे, नंबर ऑफ मोल यहां रख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का है तो यहां रख देंगे 44, आ जाएगा मास। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आया? तो इस प्रकार से अगर क्या करना है, अणुओं की संख्या दिया हो तो भी हम मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद क्या करना है, भार निकालना चाहे तो भार भी निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिखे, हमारे पास क्या हो, जो भी क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। पहली बार जब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाए तो एक आर्टिकल क्वेश्चन जैसा प्रश्न कह रहा है, फिर आगे हम लोग बदल सकते हैं। बात समझ में आया? फिर कोई दिक्कत? एक बार फिर यही चीजें एक साथ भी कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मोल्स निकालने के लिए हमारे पास, हम लोग पास कितने फार्मूले हुए एक साथ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग पास कितने फार्मूले हुए, ये 3 फार्मूले आए, जिसकी सहायता से तीनों जैसे क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से मोल की संख्या करना कर सकते हैं। एक बार फिर बताने की कोशिश किया गया, एक पहले फार्मूला का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसमें क्या था, भार दिया हो, भार हमेशा क्या करेंगे, ग्राम में दिया रहेगा तो हम उसका उपयोग करेंगे, मोल मास पर मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आया? उसके बाद से फिर दूसरा फार्मूला बताया गया, जो गैसीय पदार्थ हो, कौन हो, गैसीय पदार्थ हो तो उसका आयतन दिया हो, एनटीपी पर आयतन दिया रहेगा, तो उसके वॉल्यूम में क्या करेंगे, 22.4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तीसरा फार्मूला हमने बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, अणुओं की संख्या दिया हो, तो 6.022 × 1023 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तब क्या आ जाएगा, हमको मोलों की संख्या आ जाएगी। तो ये पहले स्टेप में होने वाले सवाल, पहले स्टेप में होने वाले सवाल। अब ऐसे भी सवाल मिलेंगे कि आपको एक बार इसमें से कोई का उपयोग करना पड़े, फिर उसके बाद दूसरे सवाल का दूसरे तरह का उपयोग करना पड़े। बात समझ में आया? जैसे बताया गया कि इधर से हम लोग चलते हैं, इधर से चलते हैं तो क्या हो गया, नंबर ऑफ अणुओं की संख्या दिया हो, अणुओं की संख्या दिया हो, अब उसका क्या करना है, वो आयतन पूछ रहा है या भार पूछ रहा है, अणुओं की संख्या दिया हो तो उसका आयतन पूछे या भार पूछे, तो जो भी हमको कैलकुलेट करना है, अणुओं की संख्या दिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग दे करके मोलों की संख्या निकल जाएगी, और मोल की संख्या निकल जाने के बाद यदि आयतन पूछता है, वॉल्यूम पूछता है तो इस वाले का कंपेयर करेंगे, यदि भार पूछता है तो इस वाले का कंपेयर करेंगे। बात समझ में आया? दूसरा चीज, यदि आयतन दिया हो, क्या दिया हो, आयतन दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल निकाल करके अणुओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, या इधर जा सकते हैं तो उसके भार की गणना कर सकते हैं, भार की भी गणना कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट की भी गणना कर सकते हैं। बात समझ में आया? तीसरा बता दिया गया कि क्या हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो तो फिर उसके भार की गणना करने के लिए जाना पड़ेगा आपको, मोल निकालेंगे पहली बार, दूसरी बार यहां चले जाएंगे। बात समझ में? तो इन तीनों फार्मूला में किसी का कोई कंपैरिजन दिया हो
किसी प्रकार से वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये बात हमेशा लागू होती है कि क्या करना, हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे हम सवालों को उतना ही जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे शतरंज या जो भी कोई खेलता है तो जीतता वही है जो जितना ज्यादा खेला रहता है। जितने ज्यादा खेलने का मतलब, जितने ज्यादा सवाल लगाने का मतलब, उसका बस यही सब मतलब है कि हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर वो चीजें हल करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मोबाइल नया लेते हैं तो उसमें ऐप डाउनलोड कराना पड़ता है। ठीक है, तो जितना आप सवाल लगाए आपके मस्तिष्क में उतना ऐप डाउनलोड हो जाता है, उतने तरह के आप सवाल आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे एक क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.635 ग्राम CU। क्वेश्चन है देखिए, लगा लीजिएगा इसको कि कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम, ये देखिए नंबर ऑफ एटम, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रेजेंट इन क्या है 0.635 ग्राम ऑफ CU। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए इसको भाई, सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ये क्या आ गया कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 6.35 ग्राम ऑफ CU। तो क्या करना है, फिर वही चीज नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और मोल्स निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उससे गुणा करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला मास पर मॉलिक्यूलर वेट, मास पर मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर molecules present in a drop of water। ठीक है, उसका दिया है वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0018 ml at room temperature। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। लिख रहे क्वेश्चन दिया गया है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अब यहां दिया हुआ है एक बूंद का आयतन दिया हुआ है, एक बूंद का आयतन दिया 0.0018 ml। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझ वाली बात है कि पानी जो है, पानी की जो डेंसिटी होती है एक होता है, माना जाता है डेंसिटी एक होती है, तो 1 ml का जो भार था वो 1 ग्राम होता है। 1 ml का क्या होता है, जो भार होगा, जब डेंसिटी आप पढ़ेंगे D बराबर m by v, तो जब जिसकी डेंसिटी 1 हो जाएगी तो m और v दोनों एक बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 0.0018 ml है, तो उसका भार जो होगा W वो उतना हो जाएगा। ml को किस में डायरेक्ट ग्राम लिख लेंगे, यानी कि पानी के एक बूंद का जो भार है वह कितना हो जाएगा 0.0018 ग्राम। क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अणुओं की संख्या निकाले तो भार चाहिए। पानी गैसीय पदार्थ का फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो गैस नहीं है, पानी तो द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से आप उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख दे रहा है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है ए सिग्नेचर जो सिग्नेचर करते हैं रिटन विथ कार्बन पेंसिल
कार्बन पेंसिल वेट 1 mg, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in signature। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, ए सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल, यानी कि एक व्यक्ति है तो क्या किया, पेंसिल से अपना क्या किया, दस्तखत किया, सिग्नेचर किया, तो उसके सिग्नेचर का वेट कितना हुआ, 1 मिलीग्राम mg। 1 मिलीग्राम यानी कि क्या हो गई, पेंसिल का घिसा समझ लीजिए 1 मिलीग्राम है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन सिग्नेचर, तो उस दस्तखत में, उस सिग्नेचर में कितने कार्बन के परमाणु क्या है उसमें यूज हुए हैं, कितने कार्बन के परमाणु है। तो फिर वही बात, नंबर आप क्या करेंगे, नंबर आप मोल्स निकालेंगे किसमें, 1 मिलीग्राम में, और जब मोल्स आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से मोल बनाइए, ये सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन में क्या करेंगे, हल करेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो हमसे बात कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है।